रफाकत साहब के मरने के बाद बड़े बेटे ने बाप का करोड़ों का कारोबार संभाल लिया और अपनी बीवी बच्चों को लेकर दूसरे शहर चला गया। कैंसर ज़दा माँ छोटे बेटे के पास रहती थी जो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता था। छोटे बेटे और बहू ने माँ की जी जान से बहुत खिदमत की और यहाँ तक के बेटा माँ के इलाज के लिए लाखों रुपए का मकरूज हो गया। काफी अरसे बाद बड़ा बेटा माँ से मिलने आया तो माँ ने कहा, बेटा मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं और मैं बीमारी से मर जाऊंगी। पास बैठे छोटे बेटे ने जब ये अल्फाज सुने तो इसका वजूद रस गया। माँ ने रफाकत साहब के दो ही बेटे थे, दोनों ही इन्हें अपनी जान से बढ़कर अजीज थे। वो अपने इलाके की चंद मशहूर कारोबारी शख्सियत में से एक थे। उन्होंने कभी भी अपने बेटों और बीवी को आराम और आसाइश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जिंदगी भर मेहनत से करोड़ों की जायदाद कमाई। जैसे ही बेटे बड़े हुए तो इन्हें भी ये कारोबार सिखाने लगे। बड़ा बेटा बड़ा मेहनती था और दिल लगाकर काम करने वाला था। इसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और फिर कोई और नौकरी ढूंढने के बजाय अपने वालिद साहब का कारोबार संभालने लगा। वो दिल लगाकर अपने बाप के कारोबार को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे रहा था, जबकि छोटा बेटा इस कारोबार में कुछ खास दिलचस्पी नहीं लेता था। कई बार इसके अब्बू ने कहा कि अगर कारोबार को संभालो ताकि तुम्हें भी इसके लेन देन के बारे में पता चल सके और फिर मेरे बाद तुम दोनों भाइयों ने ही तो इसे मजीद ऊपर लेकर जाना है। मगर असद जी चुराता और कहता, मुझे इस कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं, कारोबार भाई संभाल रहे हैं, मुझे तो पढ़ने का शौक है और मैं चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके एक लेक्चरर बन जाऊँ। बाप को भी अपने बेटे की फरमाइश से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर इसके पास खुदा का दिया सब कुछ था, पैसे की जरा कमी न थी, इसलिए शौकिया तौर पर जो भी छोटी मोटी नौकरी करके अपना शौक पूरा करना चाहता था। रफाकत साहब को इससे कोई मसला न था। धीरे धीरे वक्त गुजरा और बड़े बेटे की शादी की उम्र हो गई। रफाकत साहब ने अपने एक रिश्तेदार के यहाँ से बेटे की शादी करवा दी। घर में बहू आने से रौनकें भी आ चुकी थी। रफाकत साहब की बीवी ने बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी समझा। रफाकत साहब की बीवी को अपने बड़े बेटे से बहुत मोहब्बत थी और यूं इसके घर में आई यासिर की बीवी से भी वो इतनी ही मोहब्बत करने लगे। जबकि बड़ी बहू बहुत तेज तरार और झगड़ा सी लड़की थी। इसने यहाँ आने से पहले सोच रखा था कि वो इस घर में फूट डालेगी। इसने धीरे धीरे सबसे पहले सबका दिल जीता, फिर सबकी आदत और अतवार नोट करना शुरू की। वो जल्दी ये बात जान चुकी थी कि सारा बिजनेस इसके शौहर संभाल रहा है। बाप भी हर वक्त यासिर को ही आवाज देता है और जो भी कारोबार भी मशवरा करना हो या फिर यासिर ही करता है। जबकि वही रफाकत साहब की बीवी यानी इसकी माँ भी हर वक्त बड़े बेटे के ही नाज नखरे उठाती हैं, इसकी एक तकलीफ पर तड़प उठती हैं। जबकि अगर यासिर के छोटे भाई असद की बात की जाए तो इसे तो किताबी कीड़ा कहा जाता है। जब घर आता है तो सरसरी सी सबसे के साथ सलाम दुआ करने के बाद वो अपने कमरे में चला जाता है, जो कमरा कम और लाइब्रेरी ज्यादा लगा करता था और वो अपना ज्यादातर वक्त किताबों के साथ गुजारता और पढ़ाई करता रहता क्योंकि इसे पढ़ने का बेहद शौक था। इसने कभी किसी मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली थी। अगर इससे कुछ पूछा भी जाता तो कह देता कि आपकी अपनी मर्जी है, जो दिल चाहे करें, मैं इसी में राजी हूँ। ये बात तो यासिर की बीवी मैमूना के लिए भी बड़ी ही अच्छी थी। इसने सब को अपनी मुट्ठी में कर लिया। सास तो बहू की गर्विदा हो चुकी थी, जबकि यासिर तो अपनी बीवी के पास ही मंडलाता रहता। काम पर भी जाता तो घंटे में दोबारा बीवी को फ़ोन ज़रूर करता, जबकि असद को इन सब मामला से कोई सरोकार ना था। कुछ माह बाद रफाकत साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी। वो बीमार रहने लगे, तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो अस्पताल में दाखिल करवाया गया। यूँ रफाकत साहब की बीवी शौहर की ख़राब तबीयत देखकर अलग परेशान रहने लगी। एक रोज़ जब असद को घर आते देखा तो गुस्से से कहने लगी, क्या तुम्हें खबर नहीं कि तुम्हारा बाप ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है? ये नहीं कि मुझे अस्पताल ही ले जाओ, जाकर अपने बाप की खिदमत कर लो। ये तो मेरा बड़ा बेटा यासिर ही है जो काम कर रहा है और अपने बाप की सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ कारोबार को संभाल रहा है और घर भी देख रहा है। मगर तुम ना जाने कहाँ खोए रहते हो। घर आते हो तो कमरे में घुस जाते हो, कमरे से निकल लो तो सीधा यूनिवर्सिटी चले जाते हो। असद फौरन से कहने लगा कि माँ, मैं कल रात को अब्बू के पास ही था, सारी रात इनके करीब ही रहा, रात को थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी मांगते रहे थे। कल सारी रात मैं सो ना सका और फिर जैसे यूनिवर्सिटी का वक्त हुआ तो बगैर आराम
के सीधा यूनिवर्सिटी चला गया और अभी 2 बजे घर वापस आ रहा हूँ। माँ ने जब ये सुना तो फौरन बनाकर कहने लगी, तो क्या एहसान किया है, बड़े भाई को भी तो देखो, वो भी तो कारोबार संभाल रहे हैं, घर भी देख रहा है, और यूँ हमेशा रफाकत की बीवी अपने बड़े बेटे को ही अच्छा और छोटे बेटे को गलत साबित करने में लगी रहती। कुछ रोज की अदालत के बाद रफाकत साहब इस दुनिया से चल बसे, जिसका सदमा तीनों पर ही बड़ा भारी गुजरा था। रफाकत साहब की बीवी तो शौहर के मरने पर बिल्कुल टूट कर रह गई, जबकि यासिर और असद को रो रो कर हलकान हो चुके थे। दोनों की आंखें बिल्कुल सूज चुकी थी, हर वक्त अब्बा की याद में निडाल रहे थे, मगर वो कहते हैं ना कि हर जख्म वक्त के अंदर समा लेते हैं और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जीना पड़ता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई हफ्ते और तो इनकी जिंदगी यूं दरहम भरहम रही, मगर जैसे जैसे उन्होंने देखा कि बाप के जाने के बाद कारोबार में नुकसान होने लगा और घर के हालात भी अजीबो गरीब होने लगे, तो एक बार फिर वो जिंदगी की जानिब लौटने लगे। यासिर ने मेहनत करके कारोबार को संभालना शुरू कर दिया। वो अपने बाप की तरह हर फैसला समझदारी से लेने लगा था, जबकि असद ने पढ़ाई के साथ अब एक कॉलेज में लेक्चर देना भी शुरू कर दिया था। शौहर के मरने के बाद रफाकत की बीवी का रवैया भी अभी भी वही रहा और अपने बड़े बेटे को बेहद ख्याल रखती। वो काम से वापस आता तो इसकी खूब आवभगत करती, इससे सारे दिन का अहवाल पूछती। अगर कभी तबीयत खराब होती तो असद की दौड़े लगवाती, फला डॉक्टर के पास ले जाओ, फला चीज भाई के लिए लाओ, भाई के सिरहाने खड़े रहो। हालांकि घर में नौकर मौजूद थे, मगर इसके बावजूद हर काम असद से ही करवाया करती और कहती कि अपने बड़े भाई की तरह मेहनती और कारोबारी बन जाओ, जैसे ही मेहनत करता है और रात दिन करता है तुम भी वैसे ही करो। जबकि दूसरी जानिब असद वो भी अपने भाई की तरह मेहनत कर रहा था, बस फर्क इतना था कि इसे कारोबार की जगह अपनी पढ़ाई के साथ लेक्चर पर तवज्जो देना पड़ती। कुछ अरसे बाद असद की शादी करवा दी गई। इसकी बीवी भी इसी की तरह इंतहाई सुलझी बाखलाक, अपने काम से काम रखने वाली और हर रिश्ते की इज्जत रखने वाली थी। जैसे ही दूसरी बहू आई तो यासिर की बीवी मैमूना ने धीरे धीरे अपने शौहर के कान भरने शुरू कर दिए और कहने लगी, आपने सारा बिजनेस आसमान तक पहुँचाया। जहाँ तक मुझे याद है आपके वालिद ने अभी इतनी तरक्की ना की थी जितनी आपने की है। आज आप ही की वजह से सब आसाइश भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। यासिर अपनी बीवी के मुंह से अपनी तारीफें सुनता तो खुश हो जाता और कहता, चलो कोई तो है जो मेरी काविशों को सराहता है। और माँ तो हर वक्त ही यही कहती रहती है, सारा बिजनेस और कारोबार तुम्हारे बाप का खड़ा किया हुआ है। अगर तुम्हारा बाप मेहनत करके इस नौबत तक ना पहुँचता तो आज हम लोग यहाँ ना होते। जबकि मैमूना ने ऐसी बातें करके शौहर को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। वो लोग अभी तक यूं ही गाँव में एक बड़ी सी कोठी में रहते थे, जबकि मोमिना शहर से आई हुई लड़की थी। एक रोज बहाने से शौहर से कहने लगी, बड़ा अरसा हुआ है अपने माँ बाप से मिलने के लिए नहीं गई, चलो कुछ दिन के लिए वहाँ रह लेते हैं। यासिर भी गांव से बाहर निकल कर जाना चाहता था और जिंदगी एंजॉय करना चाहता था, इसलिए इसने बीवी का कहना मान लिया और बीवी बच्चों समेत कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल चला आया। माँ ने जब बेटे को जाते देखा तो खूब दुआएं दी और कहा, जल्द लौट आना। जबकि मोमिना तो इतना सारा सामान यूं पैक करके जा रही थी जैसे दोबारा यहाँ वापस आना ही ना हो। वहाँ जाते ही शहर की रंगीनियां और सुकून देखकर मोमिना ने यासिर को वहीं काम करने का कहा। वहीं मोमिना के घर वाले यासिर को कहने लगे, कब तक गांव में बगैर सहूलत के रहोगे, बेहतर नहीं अपना सारा कारोबार शहर में शिफ्ट कर लो और यहीं पर घर लेकर अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने लगो। कल को बच्चे बड़े होंगे, इन्हें स्कूल में दाखिल करवाना है ताकि इनका मुस्तकबिल भी तुम्हारी तरह संवर सके। यासिर को अपनी बीवी और सास ससुर का मशवरा बेहद पसंद आया और वो मान गया और यूं उसने वहीं पर रहते हुए चंद ही माह में सारा कारोबार वहाँ ट्रांसफर कर लिया। फिर घर लेकर अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने लगा। रफाकत की बीवी को जब इस बारे में इल्म हुआ तो इसे हैरत हुई। बेटे से कहने लगी कि तुम शहर के ही होकर रह गए हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मोमिना को जब ये बात पता चली तो इसने मुँह बिगाड़ लिया, कहने लगी कि आंटी यहाँ आकर भला क्या करेंगी, शहर के माहौल में कैसे रह सकेंगी, वहाँ इनके आस पड़ोस में रिश्तेदार हैं जिनके पास वहाँ वो बातों में लगी रहती हैं, यहाँ भला ही कौन है, बच्चे स्कूल जाते हैं और मैं अपने माँ बाप के घर में होती हूँ और यहाँ रहकर क्या करेंगी। इतना कहने के बावजूद भी यासिर अपनी माँ को वहाँ ले गया। पीछे असद और इसकी बीवी घर में अकेले रह गए। इनका हाथ थोड़ा बहुत तंग होता चला जा रहा था, क्योंकि जब से यासिर का कारोबार शहर में शिफ्ट किया गया था इसने खर्चे के लिए पैसे छोटे भाई को नहीं दिए थे। रफाकत की बीवी चंद रोज बेटे के घर रही तो बहू के बदले तेवर देखकर वो सोच में पड़ चुकी थी। वो जानती थी कि वो यहाँ इसके रहने से खुश नहीं, मगर इसके बावजूद हर वक्त बड़े बेटे और बहू के गुण गाती रहती जैसे इसकी आदत बन चुकी थी। वो चंद रोज वहाँ रही और फिर यूं ही बेटे को आजमाने के लिए कहने लगी कि
तुम हर वक्त घर से बाहर रहते हो, मेरे पास बैठते भी नहीं हो, तो वापस गांव जा रही हूँ। इसने समझा कि माँ की ऐसी बात सुनकर बेटा फौरन पिघलकर माँ के पास आएगा और सीने लगाकर हजारों जतन करके इसे रोकेगा, मगर ऐसा ना हुआ। इसके जज्बात पर पानी फिर गया। इस वक्त फिर गया जब बड़ा बेटा फौरन बोला कि मैं अभी ड्राइवर को कहता हूँ कि वो आपको छोड़ आता है। फिर क्या था, आधे घंटे बाद ड्राइवर के साथ रफाकत साहब की बीवी बैठी हुई गाँव की जानिब रवाना हो चुकी थी। गाँव वापस आई तो असद की बीवी सास को इतनी जल्दी वापस देखकर हैरान थी, सवाल करने लगी तो फौरन बात बदलकर रफाकत साहब की बीवी कहने लगी, वो शहर में मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा था, वरना मेरा बड़ा बेटा तो सुबह शाम मेरी खिदमत करता था, कभी कहीं घुमाने ले जाता, कभी खाना खिलाने ले जाता, मगर मैं तो थक गई थी, इसलिए सोचा कि गाँव में ही रहूंगी, कभी कभार बेटे के से जाकर मिल लिया करूंगी। असद और इसकी बीवी को कोई मसला ना था, सारे कारोबार पर यासिर ही हुक्मरान बन बैठा था। इसने कई माह में 1 रुपया भी असद को ना दिया। इसने इसके बावजूद एक लफ्ज न कहा और खुददार सा लड़का था, मांगने की आदत इसकी ना थी। इसने मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज में लेक्चर देने शुरू कर दिए, जिससे जो आमदनी आती वो अपने घर वालों का खर्चा उठाता। कुछ अरसा गुजरा तो रफाकत साहब की बीवी की तबीयत खराब रहने लगी। जब टेस्ट करवाए गए तो ये बात सामने आई कि इन्हें कैंसर है और जल्द अज जल्द इलाज करवाना पड़ेगा। असद को जब ये खबर मिली तो वो रोने लगा और माँ से लिपट कर कहने लगा कि आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, आपका हर मुमकिन इलाज करवाऊंगा। इसने ये खबर बताने के लिए बड़े भाई को कई बार कॉल की, मगर इसने फोन नहीं उठाया। जब भी शहर जाने का सोचता तो कोई ना कोई काम बीच में आ जाता। इसने अपने पैसों से ही माँ का इलाज करवाना शुरू किया। आखिर को माँ इसकी जिम्मेदारी थी, वो लाखों रुपए का मकरूज हो गया, मगर माँ के इलाज में कमी ना आने दी। इसके बावजूद इसकी माँ इसको कोसती रहती, कभी क्या फरमाइश करती, कहती कि तुम मेरे लिए क्या ही किया है। काश मेरा बड़ा बेटा यासिर यहाँ होता तो देखते ही तुम लोग कैसे वो भाग कर मेरा इलाज करवाता, मैं अब तक ठीक हो चुकी होती। और यूं रोज बरोज माँ की बातें सुनकर असद इसकी माँ बीवी काफी दुखी दिल हो चुके थे, मगर इसके बावजूद पलटकर कभी जवाब तक न दिया। असद अपनी माँ की वजह से काफी परेशान रहने लगा। इनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी और अब इसकी जेब में 1 रुपया भी न रहा, और अपनी बीवी से कहने लगा कि मैं अपनी माँ के इलाज के लिए और पैसे कहाँ से लाऊं, जितनी रकम और जमा पूंजी थी सब लगा दी और कर्जा भी बढ़ता चला जा रहा है। असद की बीवी ने जब ये सुना तो कुछ सोचने के बाद कहने लगी कि आप यासिर भाई से मदद क्यों नहीं ले लेते, उन्होंने अपना अब्बू का सारा कारोबार संभाल रखा है और पलट कर देखा तक नहीं, हालांकि इस कारोबार में जितना आपका हक है इतना ही इनका है। ये तो आपके मरहूम वालिद साहब थे जो विरासत की वसीयत करने से पहले ही इस दुनिया से चल बसे, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि अगर वो कारोबार संभालते तो हर चीज इनके ही सुपर्द की गई थी। असद ने जब ये सुना तो सोचने के बाद बोला कि कभी भी अपने बड़े भाई से पैसे नहीं मांगूंगा, अगर वो अपनी मर्जी से माँ का इलाज करवाना चाहे तो बेशक करवाए, मैं खुददारी मुझे इजाजत नहीं दी मैं अपने भाई के सामने हाथ फैलाऊं। जब असद की बीवी ने ये सुना तो कमरे में चली गई और अपना सारा जेवर लेकर बाहर आई और कहने लगी, असद ये चीजें इंसान के बनाव श्रृंगार के लिए होती हैं, क्या फायदा चीजों का, जब इनके होते हुए हम अपनी कीमती चीजों को दें। ये जेवरात मुझे अपनी सास से बढ़कर तो नहीं है, इसलिए आप चाहें तो ये जेवर बेच दें, इससे हम अम्मी का इलाज करवा लेते हैं। असद ने जब देखा तो कांप उठा, जेवरात वापस कर दिए और कहने लगा ये तुम्हारे हैं, मगर असद की बीवी ने वो जेवरात असद को जबरदस्ती थमा दिया और कहने लगी कि शादी के बाद आपकी हर चीज और मेरी हर चीज हम दोनों के बराबर का हक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इससे अम्मी का इलाज करवाइए। मंजर सामने बैठी माँ बाखूबी देख रही थी, मगर इसके बावजूद इसके माथे पर आए हुए बल उतर ना सके थे। बेटा घर से निकला, वो इससे कोसने लगी और फिर कहने लगी, कैसे कंगाल बेटे के पास रह रही हूँ जो अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए बीवी का जेवर बेच रहा है। काश मेरा यासिर बेटा यहाँ होता तो मुझे किसी के एहसान उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहू ने जब ये सुना तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दिल ही दिल में घुटने लगी और उसको जी चाहता कि अपनी सास से दो टोक बात करे और पूछे कि हमारी खिदमत में कहाँ कमी रह गई, सारी रात आपके पास खड़े रहते हैं, आपका एक बार आवाज देती हूँ और हम दोनों 10 बार आपकी आवाज पर जी अम्मी कहकर दौड़े चले आते हैं, आपके नाज नखरे उठा रहे हैं जैसे
किसी बच्चे को बहलाया जाता है, मगर इसके बावजूद न जाने रफाकत साहब की बीवी को अपने छोटे बेटे और बहू से किसी चिड़ती जेवर बेचकर एक बार फिर रफाकत साहब की बीवी का इलाज शुरू करवा दिया गया, मगर तबीयत मजीद बिगड़ती चली गई। एक रोज यासिर को माँ का ख्याल आया। वो शहर जाकर नए दोस्तों और नए कारोबारी शख्सियत में इस कदर उलझ चुका था कि माँ और भाई का ख्याल ही ना आया। गांव आया और घर में दाखिल हुआ तो माँ की हालत देखकर परेशान होने लगा। माँ ने अरसे बाद जब बड़े बेटों को अपने सामने देखा तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से रोने लगी। आकर बेटे को गले लगा लिया। कितनी देर फूट फूट कर रोती रही और कहती रही, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना याद किया, तुम्हें बुलाया, मगर तुम्हारा फोन भी बन जा रहा था। यासिर ने ये सुना तो इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कहने लगा, मेरा पुराना मोबाइल गिर चुका था, इसलिए मैंने नया मोबाइल और सिम खरीदी थी, और तो आप लोगों से बात करने का टाइम ही नहीं मिला। असद ने जब भाई का ये बहाना सुना तो सर झुका कर रह गया। वहीं माँ ने बड़े बेटे को देखते ही असद के बारे में तमाम तर बुराइयां बताना शुरू कर दी और अपनी बीमारी का बताकर कहने लगी, बेटा मजीद अब यहाँ नहीं रह सकती। ये लोग मुझे कभी भी वो मोहब्बत और प्यार नहीं दे सकते जो मैं तुमसे चाहती हूँ। हर वक्त मुझे डांटते मारते रहते हैं और धुतकारते रहते हैं। तुम ही मेरा सच्चा बेटा है, मुझे यहाँ से ले जाओ। ये लोग तो कंगाल हो चुके हैं, मेरा इलाज नहीं करवाते और कई रोज से भूखी पड़ी रहती हूँ और कोई पानी तक नहीं पूछता। अगर बहू से कुछ खाने को मांगती हूँ तो झिड़कने लगती है। असद और इसकी बीवी ने जब ये अपनी माँ के मुँह से अल्फाज सुने तो गोया आसमान इनके सर पर टूट पड़ा। वो बेयकीनी के साथ माँ को देख रहे थे। भला ये सब कब हुआ? उन्होंने तो आज तक कभी माँ के सामने उफ तक नहीं कही थी। असद की आंखों में बेयकीनी थी। पहली बार सबके सामने इसकी आंखों से आंसू गिरे। मजीद इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका था। वो माँ के पास आया और खाली हाथों पर नजर डालकर फिर माँ को देखने लगा और फिर कहने लगा, मुझ जैसी बदबख्त औलाद शायद पूरी दुनिया में ही मौजूद ना होगी जिसने पहले बाप को खो दिया, और माँ जो हर वक्त इसके करीब होने के बावजूद भी इसकी ना रही। इतना कहकर असद वहाँ से चला गया, जबकि माँ यासिर से लिपटी बैठी थी। असद की बीवी अपनी सास का सारा सामान पैक कर और उनसे मिले बगैर बड़े बेटे के साथ शहर चली गई। सारी रास्ते बेटे को मक्खन लगाती रही और ऐसी बातें करती रही कि जिससे लगे कि वो बड़े बेटे से बहुत ही मोहब्बत करती है और छोटे बेटे से जैसे तो इसका जी चाट हो चुका है। वहीं असद की माँ के जाने के बाद कितनी देर तक बीवी के सामने फूट फूट कर रोने लगा और दिल की भड़ास निकालता रहा। इसने तो अपनी माँ के लिए जी जान लगा दी थी, मगर माँ ने बचपन से अब तक दोनों के बीच होने वाले फ़र्क को ख़त्म ना किया था। शायद इसकी एक वजह ये थी कि यासिर खूबसूरत था, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, जबकि असद का रंग सांवला था और वाजिबी शक्ल थी और रफाकत साहब की तरह था। मगर खैर दोनों दोबारा अपनी ज़िंदगी में मामूल पर आए और हर माह भी तनख्वाह आती तो इससे कर्ज उतारते और अपने घर का खर्च भी चलाने लगे। वहीं रफाकत साहब की बीवी जब एक बार फिर बड़े बेटे और बहू के रहमो करम पर आई तो इसने अंदाज़ा होने लगा कि वो माँ ने ये नेकी की थी कि अपने छोटे बेटे को इसका हक दिलवाया था, फिर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। गलत थी। बड़ी बहू ने सच में कभी पानी भी ना पूछा, ना ही खाने पर ध्यान दिया। नौकरानी भी नखरे वाली थी, कभी खाना दे देती थी, कभी कई हफ्ते दवा ख़त्म हुई रहती, मगर कोई लाकर देने वाला नहीं था। बहू बेटा घर से बाहर घूमने के लिए निकल जाते और सूख कर टिंका हो चुकी थी। एक रोज़ यासिर और इसकी बीवी घर आए तो अपनी गलती पर शर्मिंदा थी। गुस्से से बेटे से बातें सुनने लगी और कहने लगी, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। खरे खोटे को पहचानने में मेरा बेटा असद ही मेरा असल बेटा है, जिसको मैंने हमेशा कमतर समझा। इसने मेरे सामने उफ तक नहीं की। यासिर ने भाई की तारीफ सुनी तो आंख बगूला हो गया, माँ से लड़ने लगा और फिर बीवी को मशवरा पर माँ को ओल्ड होम छोड़ाया। बेटे के होते हुए भी ओल्ड होम में आई थी तो सदमे से बेहोश हो गई। वहीं किसी ने असद को जब ये खबर दी कि इसकी माँ को बड़ा बेटा ओल्ड होम छोड़ आया है तो इसे बर्दाश्त ना हुआ। फौरन शहर पहुंचा और शहर के ओल्ड होम में अपनी माँ को ढूंढने लगा। एक ओल्ड होम में इसे अपनी माँ मिली तो माँ बेटे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी, इसे माफ़ी मांगने लगी। असद का दिल साफ था, इसने अपनी माँ को माफ़ कर दिया और वापस अपने साथ घर ले आया। वापस घर आने के एक माह बाद तो जिंदा रही थी। जब तक जिंदा रही थी बहू और बेटे के साथ इसका रवैया अच्छा रहा, अच्छा वक्त गुजारा और फिर वकील से बात करके अपने छोटे बेटे को इसका हक
इसका हक भी दिलवाया। यासिर छोटे भाई को हिस्सा न देना चाहता था, मगर फिर कानूनी कार्रवाई के बाद इसे मजबूरन सभी जायदाद को बराबर बांटना पड़ा। सारी जिंदगी तफरीक करने वाली माँ आखिरकार और फिर एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो गई।